चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे फेरस उर्वरक के बारे में। किसके बारे में? एपी यानी कि फेरस उर्वरक के बारे में, यानी कि फेरस यानी कि आयरन उर्वरक के बारे में क्या है, चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एपी। किससे दर्शाते हैं इस फेरस को? फेरस, फेरस, या फिर इसे क्या कहते हैं? आयरन, आयरन उर्वरक। ठीक है ना। इसको फेरस, फेरस भी लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं इसको? फेरस। ऐसे भी क्या है, लिख देते हैं इसको। ठीक है ना। तो आज हम इस उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, क्या कारण होता है, इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उस बारे में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले तो देखेंगे हम एफी। एफी का क्या देखेंगे? रासायनिक सूत्र देखेंगे। ठीक है ना। पहले देखेंगे हम किसका? फेरस का रासायनिक सूत्र। ठीक है ना। फेरस का रासायनिक, रासायनिक क्या देखेंगे? सूत्र। देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है ApSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? FeSO4, ApSO4, ApSO4 इसे क्या कहते हैं? सॉरी, ApSO4 इसे क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं इसे? फेरस सल्फेट। क्या कहेंगे अब इसे हम? फेरस सल्फेट। ठीक है ना। FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। इसका क्या है दोस्तों? ये Fe का आयरन, आयरन, आयरन का क्या है? रासायनिक सूत्र है। फेरस या आयरन का उर्वरक, उर्वरक। ठीक है ना। ये क्या है? हेडिंग लिख लेना आप। ठीक है ना। फेरस या आयरन, फेरस या आयरन का क्या है? उर्वरक है ये। ठीक है ना। इसको सही लिख देता हूँ मैं, इसको डिलीट कर दिया। फेरस या आयरन का क्या है? उर्वरक है। तो इसका रासायनिक सूत्र तो ये हो गया। फेरस या, फेरस या आयरन का उर्वरक। इसे क्या है? फेरस को क्या बोलते हैं? आयरन भी क्या है? आयरन भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी कमी से होता क्या है, क्या देखेंगे हम? इसकी कमी से क्या लक्षण होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में क्या है, चर्चा करेंगे। तो देखिए आयरन की कमी होने पर पौधों की पत्तियां क्या है? पीली पड़ जाती हैं। उनकी उपज में क्या है, जैसे फसल की उपज में क्या है? कमी आ जाती है। पौधों का क्या है? विकास रुक जाता है। जो विकास जल्दी से हो रहा है पौधों में फल फूलों के लिए, वो क्या है? रुक जाता है। तो इसके लिखेंगे इसकी कमी से क्या होता है। ठीक है ना। इसकी कमी के कारण क्या होता है? देखिए, कमी के कारण प्रभाव, क्या प्रभाव, कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसकी कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फेरस, फेरस को क्या बोला जाता है? फेरस को क्या बोल सकते हैं? आयरन। क्या बोल सकते हैं? फेरस या फेरस या आयरन, आयरन, आयरन यानी कि लोहा तत्व। ठीक है ना। तो देखिए इसकी कमी से क्या होता है? फेरस को क्या है? आयरन भी बोल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो आयरन की होने, आयरन की कमी से पौधे क्या है, पत्तियां क्या है? पीली पड़ जाती हैं। तो कारण लिखेंगे यहाँ, पहला कारण लिखेंगे आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण पौधे की पत्तियां कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। ध्यान रखना, आयरन की कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ पड़ जाती हैं।
इसकी कमी के कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण यानी कि आयरन की कमी के कारण पौधे की पत्तियां क्या है, पीली पड़ जाती हैं और उपज में कमी आ जाती है। फसल की उपज में कमी आती है। दूसरा कारण यह है हमारा, यह हो गया क्या है, उपज में पौधे की क्या है, उपज जो फसल उपज दे रही है उसमें क्या है, इसकी कमी आ जाएगी, ठीक है ना, और पौधे का विकास रुक जाता है। पौधों का विकास रुक जाता, पौधों को क्या है, विकास रुक जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग भूमि उपचार के लिए भी किया जाता है। देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग लिखेंगे, देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं को पीएच को क्या है, ठीक करने में किया जाता है। इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं के पीएच को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं के पीएच को संतुलित करने के लिए होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो क्षारीय मृदाएं उनके पीएच को क्या संतुलित किया जाता है, इसलिए उदासीन की तरफ लिया जाता है। अगर उदासीन मृदा होगी तो उसमें क्या है, उपज अच्छी होगी और सभी उर्वरक क्या है, अच्छी तरीके से क्या है, कार्य करेंगे। सॉरी, सूक्ष्म जीव और क्या है, संतुलित पीएच होगा 6.5 से 7.5 के बीच में क्या होता है, ये संतुलित पीएच होता है। मृदा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, मृदा या फसल के लिए क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है। 6.5 से 7.5 मृदा के लिए अच्छा पीएच होता है। फसलों के लिए कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच में क्या है, फसलों के लिए क्या है, अच्छा पीएच होता है। मृदा के लिए या फसलों के लिए क्या है, अच्छा पीएच माना जाता है। तो देखिए इसका भूमि उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, भूमि उपचार के लिए भी क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, क्षारीय मृदाओं के पीएच को संतुलित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कितना किया जाता है, 1 हेक्टेयर में कितना इस फेरस को देना चाहिए। तो देखिए भूमि उपचार में कितना किया जाता है, देखिए भूमि उपचार में कितना दिया जाता है, ये उपचार में तो देखिए कितना किया जाता है, क्या काम करता है, ये क्षारीय मृदाओं के पीएच को संतुलित करता है। भूमि उपचार के लिए कितना देते हैं इसको, मात्रा, मात्रा मात्रा कितनी होती है इसकी, देखिए कितना दिया जाता है, 25 से 30 kg कितना दिया जाता है, हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक है ना। कितना दिया जाता है, 1 हेक्टेयर में कितना दिया जाएगा, ये 25 से 30 kg दिया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पत्तियों के छिड़काव या ड्रिप द्वारा दिया जाता है। यह कैसा पाया जाता है, तरल या पाउडर के रूप में होता है। ये यह होता कैसा है, देखिए यह लाल के पेन से लिख लेंगे आप, यह तरल या पाउडर के रूप का होता, यह तरल या पाउडर के किसका रूप का होता है, यह तरल हो सकता है या पाउडर के रूप में क्या होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग छिड़काव के लिए भी किया जाता है। यह होता कैसा है, तरल या पाउडर के रूप में। इसका क्या है, पर्णीय छिड़काव भी किया जाता है। इसका उपयोग
हाँ किया जाता है। इसका पर्णीय छिड़काव भी किया जाता है। देखिए उपयोग में और लिख लीजिए, पर्णीय छिड़काव भी किया जाता है। इसका क्या है, पर्णीय छिड़काव, छिड़काव भी किया जाता है। पर्णीय छिड़काव के लिए मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी, मात्रा कितनी होती है 0.5%। मात्रा कितनी होती है 0.5%। तो देखिए आपने सही तरीके से आ गया। यह उपलब्ध रूप यानी कि यह कैसा होता है, तरल या पाउडर के रूप में, दो रूपों में होता है ये, ठीक है ना। इसका उपयोग से मृदाओं के पीएच को क्या है, संतुलित किया जाता है। क्षारीय मृदाओं के पीएच को क्या है, संतुलित किया जाता है। आयरन की कमी के कारण पौधों की पत्तियां क्या है, पीली पड़ जाती हैं। इसकी कमी के कारण, फेरस सल्फेट की कमी के कारण क्या है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, फसल की उपज में कमी आती है, पौधों का क्या विकास मंद हो जाता है, यानी कि थोड़ा धीरे धीरे होता है, रुक जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, फेरस आयरन, फेरस या आयरन का उर्वरक है। इसके बारे में क्या है, हमने चर्चा की। अब देखिए दूसरा उर्वरक देखेंगे हम। दूसरा उर्वरक कौन सा देखेंगे, बोरोन का उर्वरक देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, बोरोन का उर्वरक। तो इसे उतार लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको। अब देखेंगे हम बोरोन का उर्वरक। देखिए बोरोन को किससे दर्शाते हैं, बी से। किससे दर्शाते हैं, बी से जाना जाता है बोरोन, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है उसका, बी। बोरोन क्या है, बी, ठीक है ना। तो देखिए अब देखेंगे हम बोरोन का उर्वरक, ठीक है ना। कौन सा देखेंगे, बोरोन का उर्वरक, ठीक है ना। अब देखेंगे हम बोरोन। बोरोन किससे दर्शाया जाता है, बी से। बोरोन का उर्वरक, देखेंगे बोरोन का उर्वरक। अब देखिए दोस्तों इससे क्या होता है, इसकी कमी से क्या है, फल फूल क्या है, गिरने लग जाते हैं। और देखिए इसको किस नाम से जाना जाता है, बोरेक्स, या क्या है, बोरोन या बोरेक्स, बोरेक्स। अब ये देखिए बोरेक्स कितना प्रतिशत होता है इसमें, 11% होता है। बोरोन कितना होता है, बोरोन या बोरेक्स कितने प्रतिशत होता है इसमें, 11% होता है। अब इसके क्या है लक्षण देखेंगे हम, इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके लक्षण या कमी से क्या होता है, देखिए इसके लक्षण कैसे दिखाई देती है। देखिए इसके लक्षण से क्या है, फल और फूल क्या है, गिरने लगते हैं। क्या है? पहला लक्षण है इसका, फल और फूल गिरने लगते हैं। पहला लक्षण हो जाएगा इसका, फल और फूल इसकी कमी से गिरने लगते हैं। अगर देखिए बोरोन की कमी है हमारी फसल में, या क्या है नींबू के बगीचे में, या अनार के पौधों में बोरोन की कमी है, तो क्या है फल और फूल क्या है? गिरने लगते हैं। पत्तियों के शीर्ष क्या है, पीले पड़ जाते हैं। जो हमारी पत्तियों का शीर्ष होता है, पौधे का शीर्ष होता है, वह कैसा हो जाता है, इससे पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा कारण लिखेंगे, पौधे का शीर्ष पीला पड़ जाता पड़ जाता है। पौधे का शीर्ष कैसा होता है, पीला पड़ जाता है। फल क्या है, फटने लगते हैं। देखिए और तीसरा लिखेंगे, फल क्या है, फटने लगते हैं। फल फटने लगते हैं। जैसे जैसे कि आपने अनार का फल फटना देखना होगा। देखिए अनार क्या है, अनार का फटना, टमाटर का फटना,
वो क्या होता है, अनार फट जाता है, टमाटर फट जाता है, आप देखते हैं ना पौधों में, अरे भाई ये तो क्या है, अलग ही हो गया, फट सा गया है ना, देखते हैं ना आप देखते हैं उसको अजीब दिखाई देता है, वो किसकी कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण फटता है, ठीक है ना। जैसे आप नींबू का पेड़ क्या है, हम नींबू को व्यापार करते हैं, यानी कि नींबू है हमारे 5 बीघे क्या है नींबू है, तो हमें क्या है कोई कोई पेड़ ऐसा लगता है जिसके क्या है नींबू सभी फटे होते ही होते हैं, फट जाते हैं। कोई कोई एक पेड़ मुझे ऐसा मिला था जिसके क्या नींबू अधिकतर, यानी कि 100 नींबू हैं तो उनमें से 60% नींबू क्या है फटने लग गए, बहुत ही ज्यादा फटे हुए दिखाई दे रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार ये किस कारण से फटते हैं, तो मुझे पहले पता नहीं था, आप पता पड़ा है कि किस कारण फटते हैं, वो बोरोन के कारण। पौधे के पौधे में अगर फल आ रहे हैं, वो फटने लग रहे हैं अधिक मात्रा में, तो उसकी किसकी कमी है, बोरोन की कमी। इसलिए हमें क्या है बोरोन का छिड़काव कर देना चाहिए जब फल फूल आए, तो उससे क्या है फल फूल नहीं गिरे। बोरोन की कमी पौधों में क्या है पूरी करनी चाहिए, है ना। और इससे नई कलियां बनती हैं वो भी क्या है कम हो जाती हैं। और चौथा लिखेंगे हम, नई कलियां बनना बंद हो जाती हैं। जो पौधे में क्या है नई कलियां फूटती हैं, यानी कि बनती हैं, वो क्या है बंद हो जाती हैं। और पौधा पौधा कैसा दिखाई देता है, झाड़ी नुमा संरचना का दिखाई देता है। झाड़ी नुमा संरचना यानी कि उसमें क्या है पौधे के पत्ते क्या है गिरने लगते हैं। तो ठीक बिल्कुल मैंने ऐसा ही पौधा देखा था, नींबू का एक वृक्ष था, यानी कि पेड़ था, उसमें क्या है पत्ते बहुत कम थे, और पत्ते बहुत कम थे, और क्या है उसके क्या है नींबू क्या है फटने लग गए थे, यानी कि दो भाग हो गए थे। नींबू का रस नहीं लेकर रहा था उसमें से, पर उसके क्या है दो भाग हो गए थे। जो ऊपरली छाल होती है ना वो उछल जाती है, उसमें से निकल जाती है, और क्या है फट जाता है बीच में से। आप देखना कहीं नींबू को, अगर नींबू के बगीचे में जाए आप तो देखना कि ये नींबू फट गया है, तो उसमें क्या है बोरोन की कमी है। अगर कम होगी तो 10-5 ही नींबू फटेंगे एक पेड़ में से, अगर ज्यादा ही कमी होगी बोरोन की उस पेड़ के अंदर, तो क्या है अधिक मात्रा में क्या है नींबू फटने लग जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। और पौधा कैसे ना, पौधे की क्या है पत्तियां झड़ जाती हैं, और पौधा कैसा दिखाई देता है झाड़ी नुमा दिखाई देता है। और पौधा झाड़ी नुमा आकार का दिखाई दिखाई देता देता है। झाड़ी नुमा संरचना यानी कि उसमें पत्तियां कम दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना, देख लेना उसमें क्या है पत्तियां कम दिखाई देंगी और झाड़ी सा ही दिखाई देगा वो पौधा, ठीक है ना, जिसमें बोरोन की कमी होगी। तो ये होता है। अब देखेंगे दोस्तों, इसको उतार लीजिए। अब देखेंगे हम आगे सक्रिय तत्व और फिलर। सक्रिय तत्व और फिलर क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको उतार लीजिए हम। तो अब देखेंगे हम क्या है, उतार लीजिए इसको, सक्रिय तत्व। तो देखिए सक्रिय तत्व के बारे में जानकारी लेंगे अब। सक्रिय तत्व, सक्रिय तत्व, सक्रिय तत्व यानी कि एक्टिव, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसमें, एक्टिव इन इंग्रीडिएंट, एक्टिव इंग्रीडिएंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, एक्टिव इंग्रीडिएंट, ठीक है ना, एक्टिव इंग्रीडिएंट। अब देखिए दोस्तों ये होता क्या है सक्रिय तत्व, देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो सक्रिय तत्व क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यूरिया का कट्टा है, ये क्या है यूरिया का क्या है ये थैला है, यूरिया का कट्टा या क्या है थैला, आपके वहां थैला कहते होंगे उसको, या क्या है ये कट्टा आता है ना हम खेत में देते हैं यूरिया का, जिसमें कितना है यूरिया में कितनी
नाइट्रोजन पाई जाती है 46%। यूरिया का हम उपयोग किस यूरिया के यूरिया के थैले का उपयोग किस लिए करते हैं हम? नाइट्रोजन के लिए ही करते हैं ना। तो यूरिया के कट्टे में यानी कि जितना सक्रिय तत्व क्या होता है, जिस कट्टे का हम जिस थैले का उपयोग कर रहे हैं हमारे खेत में, तो जितना उसमें क्या है जो पदार्थ पाया जाता है, जो जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो यूरिया का उपयोग किस लिए कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं। तो उसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 46% पाया जाता है। तो यह क्या होगा? हमारा सक्रिय तत्व। यह क्या है? यूरिया क्या है? सक्रिय तत्व है। यूरिया क्या है? सक्रिय तत्व है। तो 100 केजी यूरिया में कितना होता है? 100 केजी यूरिया में 46 होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। 46 होता है नाइट्रोजन। तो क्या है, 100 को घटा दीजिए 46 में से, क्या बचा? 54 बचा। 54 क्या है? ये 54 बच रहा है। ये क्या है? ये हो गया हमारा फिलर। ये क्या हो गया? फिलर। जो अन्य तत्व बच रहा है इसमें से वो क्या हो जाता है? हमारा फिलर। तो देखिए, सक्रिय तत्व लिखेंगे, सक्रिय तत्व लिखेंगे, मुख्य तत्व जिसके लिए रसायन का उपयोग किया जाता है, भय तत्व जिसके लिए रसायन का उपयोग किया भय तत्व जिसके लिए रसायन का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? हमारा सक्रिय तत्व होता है। जैसे कि उदाहरण लिख लीजिए यहाँ, जैसे कि यूरिया के एक थैले में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो हमारा सक्रिय तत्व नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। हमें उस यूरिया के कट्टा में 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन 54 और बच गया ना, 54% बचा था ना। तो हमें और तत्वों से कोई मतलब नहीं है। हमें किस लिए उपयोग कर रहे हैं हम यूरिया का? नाइट्रोजन के लिए। तो हमारा क्या है? नाइट्रोजन क्या होगा? सक्रिय तत्व होगा। और तत्वों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये 40% नाइट्रोजन होता है, तो हमारा सक्रिय तत्व नाइट्रोजन है, ठीक है ना। देखिए, जैसे यूरिया के एक थैले में 40% नाइट्रोजन होता है, तो हमारा सक्रिय तत्व नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन ही है। और तत्वों से हमें कोई मतलब नहीं है। और तत्वों से कोई मतलब मतलब नहीं है। हम उसको नहीं संभालेंगे। हमें क्या है, ये ध्यान रखना है कि जैसे कि कोई और कट्टा है, किसी का है, जैसे कि पोटास का कट्टा है, पोटास का कट्टा है, तो पोटास में मान के चलो, मान ले रहे हैं हम, कितना है? 20% पोटास है। ये कट्टा है, उसमें 20% पोटास है, ठीक है ना। तो हमारा सक्रिय तत्व क्या होगा? 20% पोटास ही होगा, और किसी से हमें क्या है? मतलब नहीं है, ठीक है ना। पोटास कट्टा में अगर मान के चलो ये कट्टा है, ये बाल्टी रखी हुई है, जैसे कि मान के चलो, सीधा सा मान लीजिए, जैसे कि ये बाल्टी रखी हुई है, इसमें क्या है? कैल्शियम साइनेमाइड है। इसमें क्या है? कैल्शियम साइनेमाइड है इस बाल्टी में, ठीक है ना। और इस कैल्शियम साइनेमाइड कितना है? 25% है। तो 25% कैल्शियम साइनेमाइड का उर्वरक है, उसमें क्या है? 25% कैल्शियम साइनेमाइड है। तो हमें 25% से मतलब है, और तत्व पाए जा रहे हैं उसमें, नाइट्रोजन भी है थोड़ी मात्रा में, और भी तत्व हैं। तो हमें उससे क्या है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सक्रिय तत्व क्या होगा? 25% क्या है? कैल्शियम साइनेमाइड होगा, ठीक है ना। तो यही होता है सक्रिय तत्व, ठीक है ना। और तत्वों से कोई मतलब नहीं है। और जो बचा हुआ तत्व होता है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, है ना। और फिलर के बारे में लिखेंगे अब हम। यहाँ पे लिखेंगे फिलर। फिलर क्या होता है हमारा?
हेलर क्या होता है? हेलर की परिभाषा लिखेंगे, सक्रिय तत्व के अलावा जो सक्रिय तत्व के अलावा सक्रिय तत्व के अलावा जो तत्व होते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें हेलर कहते हैं। वह क्या है? हेलर है। वह क्या है? हेलर है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जैसे कि एक बार और समझा दीजिए, जैसे कि ये क्या है? यूरिया है। इसमें यूरिया के कट्टे में कितना है? 40% नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो गया? सक्रिय तत्व हो गया। सक्रिय तत्व, यानी कि इसको किस रूप से लिखते हैं? ये आई से भी क्या है? इसको दर्शाते हैं। ठीक है ना? इन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है ना? तो ये हो गया सक्रिय तत्व। तो इसमें नाइट्रोजन तो कितना है? 40% है। और बचा कुचा दो पदार्थ बच रहा है, जो पोषक तत्व बच रहे हैं इस यूरिया के कट्टा में, वे क्या हो जाएंगे? हेलर। जो भी वे बच रहे हैं वे क्या हो जाएंगे? हेलर। ठीक है ना? तो यही होता है सक्रिय तत्व और हेलर। ठीक है ना? आ गया समझ में? ठीक है, तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ओके बाय।